और जैसे ही डॉक्टर्स ने शास्त्री जी को 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, वैसे ही शास्त्री जी की सांस फूलने लगता है और कुछ मिनट के अंदर ही। दोस्तों, 1965 की इंडो पाकिस्तान जंग के बाद सोवियत प्राइम मिनिस्टर अलेक्स कोसिगिन की रिक्वेस्ट पर शास्त्री जी ने सोवियत यूनियन की ताशकेंट शहर में गए थे एक शांति समझौता के लिए पाकिस्तान के साथ। 10 जनवरी 1966 को दोनों नेशन के बीच में एक शांति समझौता साइन होता है ताशकेंट डिक्लेरेशन के नाम पर। उसी खुशी में सोवियत प्राइम कोसिगिन ने शाम को एक पार्टी अरेंज करते हैं और दोनों देश के लीडर को उस पार्टी में इनविटेशन करते हैं। शास्त्री जी कोसिगिन की बात को टाल नहीं पाते हैं और शाम को पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं। पार्टी अटेंड करने के बाद उन्होंने अपने ढांचा में वापस आते हैं। सोवियत लैंग्वेज में भिला को ढांचा बोला जाता है। शास्त्री जी जब ढांचा में वापस आते हैं तब उनकी पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ ने उन्हें डिनर के लिए पूछते हैं। शास्त्री जी पार्टी में खाना खाने की वजह से पहले तो डिनर के लिए रामनाथ को मना करते हैं और फिर बाद में रामनाथ को बोलते हैं, हाँ कुछ थोड़ा हल्का फुल्का ले आओ मेरे लिए खाने के लिए। तभी रामनाथ ने जाकर के मोहम्मद जैन, जो ताशकेंट में इंडिया के कुक थे, उन्हें बोलते हैं शास्त्री जी के लिए थोड़ा खाना बनाने के लिए। मोहम्मद जैन ने शास्त्री जी के लिए आलू पालक की सब्जी बनाते हैं और उस सब्जी को रामनाथ ने लेकर के रात की 10:20 पर शास्त्री जी को सर्व करते हैं। सब्जी खाने के बाद शास्त्री जी दिल्ली में अपने पीएम ऑफिस को और घर में फोन करके ट्रीटी की इम्पैक्ट और हालचाल के बारे में पूछते हैं। बातचीत खत्म करने के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में जाते हैं और तभी रामनाथ ने उन्हें एक गिलास दूध देता है पीने के लिए, जो उनकी डेली रूटीन में था। दूध पीने के बाद शास्त्री जी ने रामनाथ को पानी के लिए पूछते हैं और रामनाथ ने शास्त्री जी के कमरे में रखा हुआ थर्मोफ्लास्क से पानी लेकर करके देते हैं पीने के लिए। ये सारा काम खत्म होते होते रात के 12:30 हो चुका था। तभी शास्त्री जी ने रामनाथ को बोलते हैं, रामनाथ जब तुम मेरे कमरे से जाओगे तो लाइट बंद कर देना। दोस्तों, करीब रात के 1:20 पर शास्त्री जी उनकी सेक्रेटरी जैन शाही के रूम के डोर के पास में आते हैं और उनको बोलते हैं, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। जब जैन शाही शास्त्री जी के चेहरे पर देखते हैं तब उनको फील होता है शास्त्री जी किस रीजन की वजह से बहुत परेशान में थे। जैन शाही और देर ना करते हुए तुरंत डॉक्टर चौक के रूम की तरफ भागते हैं उनको बुलाने के लिए, जो इंडियन डॉक्टर थे। डॉक्टर चौक जब शास्त्री जी के पास भाग करके आते हैं तब वो देखते हैं शास्त्री जी उनके कमरे के फ्लोर पर गिर गए थे और धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे। डॉक्टर चौक शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर होने की वजह से उनको पता था शास्त्री जी ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक से सफर कर चुके थे, तो इसलिए उन्होंने देर ना करते हुए उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पहले शास्त्री जी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं और फिर 2 इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर चौक ने जी जान लगा देते हैं शास्त्री जी को इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। लेकिन ठीक रात की 1:32 पर शास्त्री जी कम्प्लीटली बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, उसी बीच सोवियत गवर्नमेंट की डॉक्टर इंचार्ज इवागेनिया एमार्को रूम के अंदर आ चुके थे और कुछ सेकंड के अंदर 7 सोवियत डॉक्टर शास्त्री जी के रूम में आते हैं। उन्होंने रूम में आते ही शास्त्री जी की कंडीशन को देख करके तुरंत सीपीआर देना स्टार्ट कर देते हैं। सारे डॉक्टर्स ने जी जान लगा देते हैं शास्त्री जी को इस हालत से बचाने के लिए, लेकिन उनकी कोशिश नाकामी रहता है और अंततः सारे डॉक्टर्स ने भारी मन से कोशिश करते हैं शास्त्री जी अब नहीं रहे और मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताते हैं। दोस्तों, ये न्यूज पूरा विश्व भर में बुलेट की तरह फैल जाता है और फाइनली शास्त्री जी की बॉडी को रिस्पेक्ट के साथ भारत में भेजा जाता है। उसी टाइम सोवियत की प्राइम कोसिगिन, पाकिस्तान की प्रेसिडेंट आयुब खान और बाकी लीडर्स ने शास्त्री जी को अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडियन डॉक्टर चुग ने जब शास्त्री जी को ट्रीटमेंट कर रहे थे तब शास्त्री जी बार बार उनकी थर्मोफ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर चुग ने सोचे शायद शास्त्री जी पानी पीने के लिए इशारा कर रहे हैं। जब डॉक्टर चुग ने शास्त्री जी को थर्मोफ्लास्क से पानी निकाल करके देते हैं तब शास्त्री जी पानी नहीं पीते हैं। तो दोस्तों, इधर सवाल खड़ा हो जाता है, अगर शास्त्री जी को पानी नहीं चाहिए था तो वो क्यों बार बार थर्मोफ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे? और डॉक्टर्स ने शास्त्री जी की डेथ के रीजन को जो हार्ट अटैक बताते हैं, क्या सच में शास्त्री जी को हार्ट अटैक हुआ था या इसके पीछे और कुछ गहरा रीजन था? और तो और दोस्तों, शास्त्री जी की मौत फॉरेन मिट्टी में होने के बावजूद भी उनकी पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, ना यूएसएसआर में ना इंडिया में। दोस्तों, आप और एक बात जान करके शॉक हो जाओगे, जब शास्त्री जी की बॉडी दिल्ली की पालम एयरपोर्ट यानी कि आज की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है तब उनकी फैमिली मेंबर्स को उनकी बॉडी को टच करने की परमिशन नहीं देते। पर क्यों? और तो और दोस्तों, जब शास्त्री जी की बॉडी उनके घर में पहुंचता है तब उनकी बीवी ये देखते हैं बॉडी नीला पड़ चुका था और उनके गर्दन और पेट से खून निकल रहा था। और दोस्तों, हार्ट अटैक होने से बॉडी नीला क्यों पड़ेगा, गर्दन और पेट से खून क्यों निकलेगा, इसके पीछे का रीजन क्या था? सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर
लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियसली डेथ के पीछे के रीजन के बारे में। क्या ये नेचुरल डेथ थी या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? तो दोस्तों, इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 9 जून 1964 की। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने पीएम बनते ही देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आपत्ति आता है। 1965 वार विथ पाकिस्तान। दोस्तों, 1962 इंडो चाइना वार में भारत के वीर जवान ने अपने जी जान लगा दिए थे, लेकिन भारत को एक बुरी तरह से हार मिला था और चाइना ने भारत की कुछ टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। भारत ने इस वार से उभर रहा था, तो भी इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयुब खान ने भारत के कश्मीर को कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम पर। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान 1965 की जनवरी के महीने में गुजरात की रन ऑफ कच्छ में इन्फ्लेट करता है उसके ट्रूप एंड एडवांस अमेरिकन टैंक के जरिए से, और अगस्त के महीने में 30,000 पाकिस्तान ट्रूप भारत के जम्मू एंड कश्मीर की सीज फायर लाइन को क्रॉस करके उसको कैप्चर करने के मंसूबे में घुस जाते हैं और यह हरकत पंजाब की बॉर्डर में भी शुरू कर देते हैं उसकी एडवांस टैंक भेज करके अमृतसर को कैप्चर करने के लिए। इसकी कार्रवाई में इंडिया की फोर्सेस ने पाकिस्तान ट्रूप और टैंक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और बदले में इंडियन आर्मी पाकिस्तान के लाहौर एंड सियालकोट में जाकर के बैठ जाता है। उसके साथ मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट हाजीपुरी पास को अपने पास में ले आते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हासिल करने के लिए भारत के बहुत सारे वीर जवान ने शहीद हुए थे और पाकिस्तान की जो सपना था अमृतसर से दिल्ली को अपने देश में मिलाने की, उस सपने में भारत के वीर जवान ने पानी फेर दिए थे। दोस्तों, शास्त्री जी उस टाइम देश को संभाल रहे थे जब जनता के लिए सफिशिएंट खाना नहीं था और देश एक वार से उभर रहा था। उनकी वो फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान आज भी हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा भर देता है। उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके देश को भूखमरी से बचाई और डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर ही रहते हैं, तभी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग छिड़ देता है। सितंबर 1965 में यूनाइटेड नेशन ने दोनों देश के बीच में सीज फायर कर देते हैं, लेकिन दोनों देश अपने द्वारा कैप्चर किया हुआ स्ट्रेटेजिक लोकेशन से पीछे नहीं हटते। इस मंसूबा को देख करके दोनों नेशन के ऊपर इंटरनेशनली बहुत दबाव पड़ता है, बोथ यूएसएसआर एंड यूएसएसआर। इसी बीच कोल्ड वॉर के वक्त चल रहा था। यूएसएसआर खुद को एक शांतिप्रिय देश दिखाने के लिए दोनों देश के लीडर को अपने देश में बुलाता है एक शांति समझौता के लिए। यूएसएसआर प्राइम एलेक्स कोसिगिन की रिक्वेस्ट पर इंडिया के पीएम शास्त्री जी एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयुब खान ने सोवियत के ताशकंद में जाकर के पहुंचते हैं 3 जनवरी 1966 को। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, शास्त्री जी एक ऐसा पावरफुल लीडर थे जो किसी भी पावरफुल देश के दबाव पर नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, यूएस वियतनाम की वार में शास्त्री जी यूएसए की कड़ी निंदा करते हैं। ये जानते हुए भी यूएसए भारत की गेहूं सप्लाई को बंद कर सकता था। अमेरिका एंड सोवियत रिकॉर्ड से पता चलता है यूएसएसआर की प्राइम कोसिगिन को बहुत मुश्किल झेलना पड़ा था इन दोनों लीडर को समझाने के लिए, पीस एकॉर्ड पर साइन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अनएक्सपेक्टेडली 10 जनवरी 1966 को इस पीस एकॉर्ड पर साइन हो जाता है। कोई भी बिलीव नहीं किए थे कि शास्त्री जी इस पीस एकॉर्ड पर साइन करेंगे और इतना जल्दी मान जाएंगे इस पीस एकॉर्ड पर साइन करने के लिए। ये डिक्लेरेशन में ये तय हुआ, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ फोर्स या वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों देश अपनी आर्मी को वापस उसी जगह पर भेज देंगे जहां वो 5 अगस्त 1965 से पहले थे। दोनों देश एक दूसरे की अंदर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कोई बुरा या नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। दोनों देश की हाई कमीशन यानी कि जो डिप्लोमेट्स है वो अपनी पोस्ट पर वापस जाएंगे और 1961 वियना कन्वेंशन के हिसाब से रिलेशनशिप चलेगा। जो लोग वार में पकड़े गए हैं उनको वापस अपने देश में भेज दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा इन शर्तों में से पाकिस्तान आज भी एक भी शर्त नहीं मानता है, इस शर्त का विपरीत ही काम करता है। दोस्तों, 1966 में जब ये पीस डिक्लेरेशन साइन हुआ तो शास्त्री जी ने हाजीपुर पास को वापस पाकिस्तान को दे दिए थे। एक्चुअली जिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हासिल करने के लिए भारत के बहुत सारे वीर जवान ने वीर गति प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से देश भर में थोड़ा नाराजगी था। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर जो इस विजिटिंग में एक डेलीगेशन थे इंडिया से, उन्होंने लिखते हैं, शास्त्री जी जब अपनी फैमिली मेंबर्स को टेलीफोन के थ्रू पूछते हैं क्या आप इस पीस एकॉर्ड से खुश हो, तब उनकी फैमिली मेंबर से ये जवाब आता है आप क्यों कॉम्प्रोमाइज किए। एक्चुअली दोस्तों, जो हाजीपुर पास था उसको वापस शास्त्री जी ने पाकिस्तान को देने की वजह से देशवासियों ने नाखुश थे। शास्त्री जी ये बात सुनते ही थोड़ा मायूस हो जाते हैं। पहले से ही उन्होंने बहुत दबाव और परेशान में थे। शास्त्री जी भारी मन से अपनी फैमिली को बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरा देशवासियों के लिए इससे भी और एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके जा रहा हूँ। जब वो इस सरप्राइज के बारे में जानेंगे तो वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं बहुत खुश हो जाएंगे।
लेकिन दोस्तों शास्त्री जी भारत आने से पहले उनके देहांत हो जाते हैं और उनकी जो सरप्राइज था देश बचे के लिए वो आज भी एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। और दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, हम इस मिस्ट्री के बारे में लास्ट में बात करेंगे विथ डिटेल प्रूफ के साथ। शास्त्री जी की देहांत ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। सोवियत अथॉरिटी ने बॉडी को सील करके 12 जनवरी 1966 को भारत में भेज देते हैं। लेकिन कुछ सवाल उठा जो कभी सॉल्व नहीं हुआ, जिनमें से एक था बॉडी का गल जाना। जब शास्त्री जी की मौत हुआ ताशकंद में, तब सर्दी के महीने चल रहा था। टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। एक्चुअली जो टेम्परेचर फ्रिज के अंदर रहता है और जनवरी महीने होने की वजह से दिल्ली में भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है। उसके साथ जब सोवियत डॉक्टर्स ने शास्त्री जी की बॉडी को पैक कर रहे थे, तब उन्होंने एक फ्लूइड का इस्तेमाल किया था ताकि 24 आवर के लिए बॉडी की कलर ना बदले और बॉडी ना गले। लेकिन शास्त्री जी के शरीर जब उनके घर में पहुंचते हैं, तब उनकी बीवी ललिता शास्त्री ने देखते हैं शास्त्री जी की बॉडी नीला पड़ चुका था और उनकी बॉडी बुरी तरह से फूला हुआ था। और दोस्तों ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, इतनी कम टेम्परेचर में बॉडी इतनी जल्दी गल नहीं सकता है, इतना फूल नहीं सकते हैं। ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व होकर रह गया है। जब हिंदी रीति रिवाज के अनुसार शास्त्री जी की बॉडी को नहलाने की कोशिश किया जाता है, तब उनकी बॉडी इतना फूला होता है कि उनकी बानियान को फाड़ करके उतरना पड़ता है। और उनकी बीबी ये नोटिस करती है शास्त्री जी की गर्दन और पेट में सर्जिकल कट किया हुआ है, जिसमें से खून निकल रहा था। जब शास्त्री जी की फैमिली मेंबर्स ने बार बार इस बात को सरकार को पूछते हैं और पोस्टमार्टम की मांग करते हैं, तब उनकी बात कोई भी नहीं सुनते। और सबसे शॉकिंग बात क्या पता है, भारत की इतनी बड़ी शख्सियत की फॉरेन मिट्टी में मौत हो जाती है। जब यूएसएसआर गवर्नमेंट ने पूछता है पोस्टमार्टम करने के लिए, तब भारत के एम्बेसडर ने पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर देते हैं। क्या पोस्टमार्टम को इसीलिए टाला जा रहा था किसी को बचाने के लिए? पोस्टमार्टम ना होने की वजह से आज भी शास्त्री जी की देहांत को अननेचुरल माना जाता है। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं 2 मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर। शास्त्री जी की देहांत के बाद 2 मेडिकल रिपोर्ट बनाए जाते हैं, एक इंग्लिश रिपोर्ट फॉर इंडिया गवर्नमेंट, एक रूसियन रिपोर्ट फॉर सोवियत गवर्नमेंट। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में बताने का रीजन ये है, रूसियन रिपोर्ट में 8 सोवियत डॉक्टर सिग्नेचर किए थे, लेकिन इंडियन रिपोर्ट में बस 6 रूसियन डॉक्टर सिग्नेचर किए थे। जो 2 डॉक्टर की सिग्नेचर मिस था इंडियन रिपोर्ट में, वो थे डॉक्टर गोर्डन एंड डॉक्टर एमरेनको। यस, तो सेम डॉक्टर एमरेनको पहले पहुंचे थे शास्त्री जी के पास में बिफोर एनी रशियन डॉक्टर। तो इधर सवाल है, क्या उनको कुछ गलत कानूनी साजिश के ऊपर पर्दा डालने के लिए फोर्स किया गया था, जिसकी वजह से वो इंडियन रिपोर्ट पर साइन करने के लिए इनकार किए थे, या गलती से सिग्नेचर करना भूल गए थे? भगवान जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। दोस्तों थर्ड मिस्ट्री था थर्मोफ्लैक्स। धर्मयुग को दे रहे एक इंटरव्यू के दौरान शास्त्री जी की वाइफ ललिता शास्त्री ने ये बोलते हैं शास्त्री जी बेहोश होने से पहले वो बार बार उनके कमरे में रखा हुआ थर्मोफ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे, एक्चुअली जिससे उनको पानी पिलाया गया था। वहाँ पर प्रेजेंट डॉक्टर चूक ने सोचे शायद शास्त्री जी पानी पीने के लिए मांग रहे हैं। जब वो थर्मोफ्लास्क से पानी निकाल करके शास्त्री जी को देते हैं, तब शास्त्री जी वो पानी को नहीं पीते। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या शास्त्री जी को पता चल चुका था इस थर्मोफ्लैक्स में कुछ पॉइजनस चीज था, या हार्ट अटैक के दौरान ये एक नेचुरल साइन था? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट थर्मोफ्लैक्स शास्त्री जी का पर्सनल एसेट था। इसको शास्त्री जी की बॉडी के साथ भारत में वापस नहीं भेजा गया था, और इसके बाद इस फ्लास्क का पूरा नामो निशान मिट गया था। यानी कि बाद में उस थर्मोफ्लैक्स को कभी भी नहीं देखा जाता है। इवन कि दोस्तों शास्त्री जी की पर्सनल डायरी भी मिसिंग था। उसके साथ दोस्तों 5th कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये था, क्यों शास्त्री जी की रहने की जगह को बदल गया था। एक देश की पीएम दूसरे देश में जाकर के रुकने से पहले एक एक्सपर्ट की टीम उस प्लेस पर जाते हैं। वहां पर वो अच्छी तरह से छानबीन करते हैं और उस प्लेस को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, ताकि जो अरेंजमेंट है वो ठीक ठाक से हुआ है या नहीं। शास्त्री जी ऑलरेडी 2 बार हार्ट अटैक से सफर कर चुके थे, इसलिए उनके कमरे में इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर के इमरजेंसी अलार्म बेल एंड इमरजेंसी टेलीफोन सर्विस होना चाहिए था। लेकिन शास्त्री जी डाचा के जिस रूम में रहते थे, उस रूम में ये सर्विस अवेलेबल नहीं था। टेलीफोन सर्विस अवेलेबल था, लेकिन वो स्टडी रूम में था। उससे बड़ी बात, ताशकंद में शास्त्री जी के लिए एक होटल की अरेंजमेंट किया गया था, जहाँ पर सारे फैसिलिटी अवेलेबल था। लेकिन एंड मोमेंट में शास्त्री जी को होटल से 250 मीटर यार्ड्स दूर में एक विला में रखा जाता है, जहाँ पर कुछ भी इमरजेंसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों इधर एक सवाल खड़ा होता है, क्यों एक सीरियस प्रोटोकॉल को तोड़ करके एक पीएम की रहने की जगह को बदला गया था? इसका आंसर आज तक नहीं मिला है। और लास्टली जब शास्त्री जी की बॉडी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचता है, तब उनकी फैमिली मेंबर्स को उनके पास जाने की परमिशन नहीं दिया जाता है। संजय नाथ, लाल बहादुर शास्त्री के जो ग्रैंडसन थे,
तो ताशकंद फाइल मूवी की रिलीज के दौरान ओपन इंडिया को ये बोलते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद फैमिली मेंबर को शास्त्री जी के बॉडी के पास जाने की परमिशन दिया जाता है। उनकी फैमिली जब बॉडी के पास में जाता है तो वो देखते हैं बॉडी नीला पड़ चुका है। उसी टाइम सडनली एक अननोन आदमी ने आकर के शास्त्री जी के चेहरे पर चंदन की लेप लगा देता है ताकि उनके चेहरे पर जो निशान था उसको छुपाया जाए। उनकी ग्रैंडसन ने ये क्वेश्चन रेज करते हैं, इवन कि उनकी बेटे ने भी ये क्वेश्चन रेज करते हैं, इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन लोग थे और वो किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों अब चलते हैं सबसे मेन सवाल पर, इस हत्या के पीछे किसका हाथ था। पहले रशियन सीक्रेट एजेंसी केजीबी के ऊपर शक उठाया जाता है। सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी दुनिया के एक मोस्ट खुफिया एजेंसी है। इवन की केजीबी के कई ऑपरेशन के बारे में उनके प्रेसिडेंट भी अनअवेयर होते हैं। रूसिया के एक पॉपुलर न्यूज़पेपर कॉम सोलम स्काया प्रभादा में एक इंटरेस्टिंग न्यूज पब्लिश होता है। आफ्टर शास्त्री जी डेथ रूसिया एजेंसी ने सात्रोवो जो रूसियन कुक था एंड मोहम्मद जैन जो इंडियन कुक था उनको 11 जनवरी 1966 को कस्टडी में लेते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों इनोसेंट पाए जाते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन से दोस्तों ये पता चलता है सोवियत यूनियन इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। अगर वो इन्वॉल्व होता तो क्या ये केस की इन्वेस्टिगेशन करता। और एक बात, अगर यूएसएसआर इस केस में इन्वॉल्व होता तो उसके रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठाया जाता, जिससे दूसरे वर्ल्ड लीडर्स उनके देश में विजिट नहीं करते। शास्त्री जी को उन्होंने उनके देश में बुलाया। उनकी प्राइम मिनिस्टर बाद में आकर शास्त्री जी ने पीस एकॉर्ड पर साइन किया। अगर उनको शास्त्री जी को बनना था तो वो कभी अपनी मिट्टी चूज नहीं करते, वो दूसरे प्लेस चूज कर सकते थे। दोस्तों अब सवाल खड़ा होता है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के ऊपर। शास्त्री जी के मत में सीआईए के ऊपर इसलिए सवाल उठाए जाते हैं, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II पूरा विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट के बीच में। जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी देश की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाए। वो किसी की तरफ ना झुक करके देश को इंडिपेंडेंट रखना चाहे। इसके अलावा उन्होंने देश को न्यूक्लियर कैपेबल बनाना चाहते थे और इस दिशा में भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये बात बिल्कुल भी अमेरिका और पूरा विश्व को भी पसंद नहीं था। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर आ जाता तो इस रीजन में पावर इम्बैलेंस हो सकता था, जो कभी अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए अमेरिका ने पहले शास्त्री जी को और इंडिया के न्यूक्लियर फादर कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा को अपने रास्ते से हटा दिया। मैं ये बात मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सबूत एक बुक कन्वेंशन विद द क्रो में लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है ना, सीआईए के एक एजेंट रॉबर्ट कोली ने जर्नलिस्ट जॉर्ज डगलू को एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी भाभा के असोसिएशन में सीआईए का हाथ था, क्योंकि सीआईए को बिल्कुल भी पसंद नहीं था इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल बनना। दोस्तों इसके बाद और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घूमने लगता है, इंडिया से ही किसने ये काम किया है। सीआईए की रिपोर्ट से पता चलता है शास्त्री जी जिस टाइप के लीडर थे वो इंडिया में बहुत टाइम तक पीएम बने रहे थे। उनकी मौजूदगी से पॉलिटिकल पार्टी के लोग अनकंफर्टेबल फील करते थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद जब शास्त्री जी पीएम बने तो बहुत लोग नाखुश थे, इसलिए सवाल उठाए जाते हैं। पहले तो शास्त्री जी की पोस्टमार्टम नहीं किया गया और जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को फोर्स किया गया ऑफिशियल स्टैंड को लेने के लिए। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी पीएम बनते हैं। अब शास्त्री जी की फैमिली मेंबर्स, उनके दोस्त और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने केस की इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुनती। और फाइनली 1977 में जनता पार्टी जब पावर में आते हैं तब राज नायर कमेटी बनाई जाती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस कमेटी ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, सबूत के तौर पर जो दो विटनेस उस रात शास्त्री जी के पास में मौजूद थे, डॉक्टर RN चौक एंड हिज पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ, उनको जब बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, दोनों की एक्सीडेंट हो जाते हैं। और इंक्वायरी कमेटी ने बाद में ये बताता है एक्सीडेंट से डॉक्टर चौक की जान जा चुका था और रामनाथ उसकी मेमोरी लॉस कर चुका था। इसके बाद भी राजनाथ कमेटी ने इंक्वायरी करते हैं। जब सारे देशवासी उनकी फैमिली मेंबर्स ने मांग करते हैं इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, तब रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया जाता है और सारे रिपोर्ट कहाँ पर मिस हो जाता है। 2009 में जब आरटीआई डाला गया राजनाथ कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, ठीक उसी साल पीएम ऑफिस से रिप्लाई आया, अगर रिपोर्ट को पब्लिश किया गया तो देश के रिलेशन फॉरेन नेशन के साथ खराब हो सकता है, जिसलिए रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया। फिर आया 2018, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पीएम ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम को पूछते हैं राजनाथ कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दोस्तों अब चले बात करते हैं शास्त्री जब अपनी फैमिली से बात कर रहे थे तो वो देशवासी के लिए एक सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे। वो सरप्राइज एक्चुअली क्या था? दोस्तों शास्त्री जी जिस सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे, शायद वो सरप्राइज इस फोटो में छुपा हुआ है।
ये फोटो खींचा गया था ताशकंद में आफ्टर पीस एक्कॉर्ड साइन होने के बाद। इस फोटो में पाकिस्तान प्रेसिडेंट आयुब खान के पीछे जो आदमी चश्मा पहन करके खड़ा हुआ थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की मौत ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पर 8 अगस्त 1945 को तापी टाउन में एक प्लेन क्रैश के दौरान हो चुका था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1966 में शायद ताशकंद में थे। शायद शास्त्री जी इस सॉफ्टवेयर को देशवासी के सामने पेश करना चाहते थे। एक ब्रिटिश एक्सपर्टिज ने फॉरेंसिक फेस मैपिंग रिपोर्ट सबमिट करता है यूके हाई कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस योग में। इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है ताशकंद में जो शख्सियत आयुब खान के पीछे खड़ा हुए थे चश्मा पहन करके, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ही थे, क्योंकि उस शख्सियत की फेशियल फीचर्स लाइक फेस, ईयर, आई, फोरहेड, नोज, लिप्स एंड चिन एकदम सुभाष चंद्र बोस से मैच करता था। लेकिन दोस्तों, शास्त्री जी की मौत के बाद ये थ्योरी बस एक मिस्टीरियस थ्योरी बनकर के रह गया है। सो दोस्तों, आपको इस डॉक्यूमेंट्री कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और आप इस वीडियो पर क्लिक करके राजीव गांधी की डेथ हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।